मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बोर्ड के परीक्षा के एनसीईआरटी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब समझ में आ जाएगा फिजिक्स, तो आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं और अगले वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल भी देंगे। तो ध्यान रखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम आसान भाषा में भौतिक राशियों का क्षेत्र। देखिए, दो ढंग की भौतिक राशियाँ होती हैं, जो कि एक तो सदिश राशि होती है और एक अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि को, जिसको हम लोग स्केलर क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्र, ये ध्यान रखिए, क्षेत्र क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र, वास्तव में क्षेत्र जो होता है वो एक अदिश, जिसको कहते हैं अदिश राशि, जिसकी सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं होती है। तो क्षेत्र, जो स्केलर क्षेत्र होता है, वो जिसमें सिर्फ जो है मात्रा होती है, स्केलर क्षेत्र। स्केलर क्षेत्र जो होता है वो जिसकी सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं होती है, तो वो स्केलर क्षेत्र कहलाता है। अगर किसी स्केलर क्षेत्र का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो तो वह स्केलर क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कमरे में हर जगह का, देखो आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ का हर जगह का तापमान जो होगा वो अलग अलग होगा। वायुमंडल में हर जगह का दबाव भी अलग अलग होता है और दोनों ही तापमान और दबाव दोनों में दिशा नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्षेत्र कहलाते हैं। देखिए, स्केलर राशि और क्षेत्र में फर्क है। स्केलर राशि जो होती है वो कोई संख्या होती है या कोई अमाउंट होता है, लेकिन इसमें क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र समझने के लिए सबसे पहले लोग ये समझ ही नहीं पाते कि क्षेत्र क्या होता है। तो दो ढंग के क्षेत्र होते हैं, स्केलर क्षेत्र जिसमें कोई दिशा नहीं होती है, जैसे तापमान हुआ, तापमान की कोई दिशा नहीं होती है, और दबाव हुआ। ये देखिए, दोनों चीज़ें हमने आपके शार्ट नोट में भी यहाँ पर लिख दिया है। तो याद रखिए, स्केलर क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसका मान बदलता रहता है, सिर्फ मात्रा होती है, दिशा नहीं होती है, उसको हम लोग स्केलर क्षेत्र कहते हैं। चलिए, अब उसके बाद सदिश क्षेत्र की हम बात करते हैं। देखिए, सदिश क्षेत्र क्या होता है। सदिश का मतलब होता है जिसकी मात्रा भी होती है और दिशा भी होती है। देखिए, दो चीज़ें, मात्रा भी होगी और दिशा भी होगी, दिशा भी होगी। तो ये पहला हो गया मात्रा, और दूसरी जो होगा ये दिशा हो गई। तो ये दोनों चीज़ें इसमें होती है। सदिश का मतलब ही हो गया कि इसमें मात्रा भी होगी, वैल्यू भी उसकी होगी और दिशा भी होगी। अगर किसी सदिश चीज़ का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा के साथ बदलती है तो वो सदिश राशि का, जैसे हवा का वेग, देखो जिसमें कितनी तेज़ी से हवा बह रही है वो उसकी मात्रा हो गई, और किस दिशा में चल रही है वो दिशा हो गई। तो इस तरह से इसमें मात्रा भी हो गई और दिशा भी हो गई। तो हवा जो होगी वो आपको एक सदिश राशि होगी, क्योंकि उसमें दिशा भी होगी और मात्रा भी होगी। तो इस तरह से आप हवा को आप कह सकते हैं कि हवा जो है एक सदिश राशि जो बहती है हवा, क्योंकि उसमें मात्रा भी किस किस वेलोसिटी से बह रही, कितनी मात्रा में बह रही है वो उसमें मात्रा हो गई, और किस दिशा में बह रही है वो उसकी जो है दिशा हो गई। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सब के सब जो होंगे ये सदिश राशि होंगे। तो याद रखिए, इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब जो होंगे वो सदिश राशि होंगे। अब आइए, अब आपको एक कहानी के रूप में आपको समझाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की कहानी क्या है। पहले कूलाम का नियम आया था, आप जानते हैं कूलाम का नियम में अभी आप पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम था।
यह क्या करता था कि जब दो चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं, चाहे वो कितनी भी दूरी पर है, जैसे दो चार्ज, यहाँ एक एक चार्ज है, एक यहाँ एक चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे या दूर हटेंगे। ये दोनों चीज़ें होती, खींच भी सकते हैं। आकर्षण होगा कब, जब ये प्लस और माइनस हो, और जब प्लस प्लस होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों चार्ज अगर पास पास हैं तो इनमें आकर्षण बल भी लग सकता है और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। तो जब अगर पास पास होंगे तो ज़्यादा लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, और अगर दूर दूर होंगे तो कम लगेगा। तो ये आपको वैद्युत क्षेत्र की कहानी। वैद्युत क्षेत्र मतलब एक एक ऐसा क्षेत्र जिसके आवेश के चारों तरफ रहता है, जो कि दिखाई नहीं देता। ये अदृश्य क्षेत्र है। ये जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये अदृश्य क्षेत्र जिसके पास अगर कोई भी दूसरा चार्ज लाइएगा तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम बढ़ाते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए विद्युत क्षेत्र की देखिए सोचा क्या हुआ। एक मान लीजिए पास एक कोई क्यू चार्ज है यहाँ पर, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। देखिए क्यू चार्ज है, अब इसका कुछ न कुछ, अगर इसकी मात्रा मान लीजिए 2 कूलाम का है या 4 कूलाम का है या 6 कूलाम का है, तो इसकी मात्रा बढ़ाती जाएगी तो इसका क्षेत्र भी, मतलब प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का या किसी नेता का प्रभाव क्षेत्र होता है, उसी तरह से आवेश का भी प्रभाव क्षेत्र होता है। तो अगर हम कैसे जानेंगे कि इसका क्षेत्र कहाँ तक है, तो उसके लिए एक अलग से कोई चार्ज लाते हैं Q0। अगर इस क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे तो उसमें या तो वो खिंचाव महसूस करेगा या तो वो जो है प्रतिकर्षण महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक बार और इसको ध्यान से समझ लीजिए क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र जैसे मान लीजिए कोई भी अ, चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। ये चार्ज पार्टिकल, ये इसका क्षेत्र है, मान लीजिए ये प्लस है। यहाँ पर कुछ दूरी पर हम यहाँ पर Q0 एलिमेंट्री चार्ज, इसको कि मूल आवेश जिसको कहते हैं, ये ले आते हैं। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, दोनों प्रतिकर्षण बल का महसूस। यहाँ पर देखिए कुछ क्षेत्र कुछ दूरी पर आने पर ये प्रतिकर्षण बल महसूस करेगा, दूर हटेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये इसका क्षेत्र है। और क्षेत्र उसके परिणाम पर ज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए 2 कूलाम हुआ, 4 कूलाम हुआ, अच्छा जैसे जैसे परिणाम बढ़ाते जाएंगे इसका जो है, इसका मान भी, क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश का वह क्षेत्र है जिस पर कोई भी दूसरा आवेश लाया जाए तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। अब परिभाषा कैसे देंगे, देखिए इसकी परिभाषा भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि परिभाषा ही तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कैसे आप उसको लिखेंगे। तो मेन चीज़ जो परिभाषा है वो आप देखिए। परिभाषा जो है उसको, वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से, कैपिटल ई। ये होता है F/Q0 या Q0। तो जो बल इस पर लग रहा है, परीक्षण आवेश जिसको कहते हैं, उसका अनुपात वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लीजिए या वैद्युत क्षेत्र कह लीजिए। तो इस तरह से आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप कह सकते हैं, या इसको हम वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। तो देखिए E जो होती है, ये सदिश राशि, देखिए E इज इक्वल टू F/Q0। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है जिस पर हम जिसको लाते हैं उस आवेश के पास। F क्या है, ये बल है, जो बल इस पर लग रहा है, इस परीक्षण आवेश पर लग रहा है। और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तीव्रता है। तो परीक्षण आवेश, ये ध्यान रखिए, इसमें परीक्षण आवेश का मान बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगा तो यही प्रभाव डालने लगेगा उस पर जहाँ पर वो आवेश रखा गया है। तो ध्यान रखिए परीक्षण आवेश का मान हमेशा
छोटा लिया जाता है, कम रहता है, जिससे इसका इफेक्ट उस पर न पड़े। आवेश तो ये भी है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो परीक्षण आवेश, इसमें याद रखिए कि ये परीक्षण आवेश की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी। तो फिर से आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश वह आवेश है जिस पर इफेक्ट देखा जाता है, उस पर प्रभाव देखा जाता है किसी आवेश के द्वारा। इसकी वैल्यू, इसका मान बहुत ही कम रखा जाता है, जिससे ये प्रभाव उस पर न डाले जिसके पास हम ले जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ गई, वैद्युत बल रेखाएं। देखिए वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। आप देखते होंगे कि जैसे चुंबक है, देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इसमें से देखिए ऐसे ऐसे बल रेखाएं खींची जाती हैं। ऐसे देखिए बल रेखाएं, ऐसे इस तरह से बल रेखाएं दिखाई जाती हैं, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से बल रेखाएं। इसी तरह से चुंबक की तरह ही जो है आपको आवेश की भी बल रेखाएं होती। ये काल्पनिक होती, ये काल्पनिक, काल्पनिक मतलब कि ये वास्तव में नहीं होती, ये कल्पना की जाता है कि हाँ ऐसी बल रेखाएं उसमें से निकल रही हैं। अब देखिए यही भौतिक विज्ञान का जीवन से कैसे संबंध है। जैसे हमारे कोई महात्मा है, उसका क्षेत्र होता है, उसका प्रभाव क्षेत्र होता है, उससे बल या तेज निकलता रहता है, जिसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जिसका सहारा लेकर हम किसी चार्ज के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र को देख और समझा जा सकता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक चार्ज से निकलती है। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका धनात्मक चार्ज, और ये जो है ये धनात्मक चार्ज है, और ये जो है नेगेटिव चार्ज। हमेशा बल रेखाएं जो हैं धनात्मक चार्ज से होते हुए ऋणात्मक की ओर खत्म होती हैं। बल रेखाओं की दिशा वही होती है जिस दिशा में एक धनात्मक परीक्षण आवेश को बल लगेगा। देखिए बल रेखाएं, देखिए यहाँ से बल रेखाएं निकली धनात्मक से, तो इसकी बल रेखाएं की दिशा क्या हो गई, ये हो गई, यानी कि सदिश राशि। देखिए बल रेखाएं जो है एक दिशा दिखाती हैं, कहाँ से, धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। इस तरह से होता है। और पास पास अगर हैं, जहाँ पर मान लीजिए बहुत नज़दीक नज़दीक बल रेखाएं हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी। अगर दूर दूर हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। देखिए बल रेखाएं अगर पास पास हैं तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वहाँ कमज़ोर होगा। और कभी भी ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ये ध्यान रखिए। कभी भी कोई भी बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। इसका अर्थ ये हुआ कि देखिए अब आप इसको मन में बैठा लीजिए, क्योंकि देखिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ें एकदम क्लियर होना चाहिए। कहीं भी अगर आप इसमें कन्फ्यूजन रहेंगे तो आप फिजिक्स में कमज़ोर ही रहेंगे। इसीलिए हमारे वीडियो को आप ध्यान से समझिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो अगर आप किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए और फिर छोड़ दिए, तो समझ लीजिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल रेखाएं सबसे पहले तो ये हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती हैं, धनात्मक आवेश से। देखिए ये धनात्मक आवेश है और ये ऋणात्मक, हम कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ऐसे धनात्मक से चलती हैं और ऋणात्मक समाप्त होती हैं। और इनकी दिशा क्या होती है, धन से ऋण की तरफ, इधर ऐसे इसकी दिशा होती है। ये बल रेखाएं जहाँ जहाँ पास में होती हैं, जैसे जहाँ घनी होती हैं, पास पास मतलब बहुत ज़्यादा घनी हो, वहाँ पर उसकी तीव्रता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और अगर दूर दूर हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, जैसा कि दूर दूर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, अगर दूर दूर हैं तो वो उसकी तीव्रता कहाँ पर, उस बिंदु पर कम होगी। और ये भी ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी बल रेखाएं एक दूसरे को जैसे ऐसे आए ऐसे आए ऐसे काटेंगे नहीं कभी भी। कभी भी ये बार बार पैरेलल रूप में चलती, समानांतर ऐसे चलती हैं। और कहाँ से चलती हैं, धनात्मक रेखाएं से होते हुए ऋणात्मक होकर के जाती हैं। तो इस तरह से ये बल रेखाएं 4-5 पॉइंट इसके हैं जो कि याद रखना होगा। पहला
पॉइंट क्या है, धनात्मक चार्ज से निकलती हैं और ऋणात्मक चार्ज पर खत्म होती हैं। बल रेखाओं की दिशा वही होती है जो धनात्मक परीक्षण आवेश को पर जो बल लगता है, धनात्मक परीक्षण आवेश जो अगर यहाँ पर लाएंगे तो इस पर जो इसके कारण बल लगेगा उसकी दिशा वही होगी। जहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा होता है। जहाँ बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत ही कम होता है। और लास्ट में पांचवा है, बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। तो आशा करते हैं आपको बल रेखाओं का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसको हम लोग, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और एक ये नेगेटिव चार्ज, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग P से दिखाते हैं, वेक्टर राशि है, सदिश राशि। दिस इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ये होता है। इनके बीच की दूरी जो ये होती है, बीच की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये बीच की दूरी 2A है। तो जब दो बराबर परीक्षण परिमाण के विपरीत चार्ज, देखिए दो बराबर और विपरीत चार्ज होना चाहिए। देखिए Q है, प्लस Q है और ये माइनस Q, दो बराबर और लेकिन परस्पर विपरीत चार्ज एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर, ज़्यादा दूरी नहीं है। देखिए 2A दूरी जो है थोड़ी दूरी, 2A मतलब इसके बीच में से ये दूरी A हो गई और यह दूरी A हो गई। तो 2A दूरी पर रखे जाते हैं तो यह जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव। दो ध्रुव हैं, एक पॉजिटिव ध्रुव है, एक नेगेटिव ध्रुव। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ, इसी तरह से द्विध्रुव जो होता है वो दो आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। लेकिन इसका आघूर्ण क्या होता है, ये होता है Q इंटू 2A। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि, ध्यान रखिए सदिश राशि मतलब इसे परिमाण और दिशा दोनों होगी, परिमाण और दिशा दोनों होगी, इसलिए इसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है और उसका आघूर्ण जो क्या होगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होगा। चलिए इसके बाद हम आपको द्विध्रुव के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षण, देखिए ये द्विध्रुव है, एक ये द्विध्रुव है, प्लस चार्ज है ये और ये माइनस चार्ज है। किसी बिंदु पर अक्षीय रेखा में इसके अक्ष में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान RQ होगी। ये अक्षीय, अक्ष मतलब इसके एक्स एक्सिस पर, सीधे अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान RQ। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ध्यान रखिए किसी भी द्विध्रुव के कारण किसी भी क्षेत्र में, किसके अक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान RQ। ये ठीक इसी तरह से अब इसके लंबवत दो चीज़ें, एक तो अक्षीय स्थिति में मतलब एक्स अक्ष की दिशा में, और इसी के अगर लंबवत ले लें, देखिए जैसे ये हुआ, एक ये है और एक ये है, प्लस और माइनस, इसके ठीक लंबवत दिशा में यहाँ पर और बीच में, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान RQ होगी। तो याद रखिए, यहाँ देखिए ये फार्मूला हमने बताया, यहाँ पर ये फार्मूला हो गया। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर यहाँ दुगना है, मतलब अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी होगी, कहाँ पर, लंबवत द्विभाजक स्थिति में, इक्वेटोरियल लाइन जिसको कहते हैं उस पर आधी होगी। मतलब अक्ष पे
अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं द्विध्रुव के कारण तो वो दुगनी होगी इन कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल लाइन, मतलब जो समद्विभाजक होती है लंबवत होती है, लंबवत मतलब 90 डिग्री के यहाँ पर कहीं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो उसकी आधी होगी। तो आशा करते हैं दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए होंगे और इस पर न्यूमेरिकल जो आएंगे उसको आप अच्छी तरह से कर लेंगे। अब देखिए, अब समान विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर आघूर्ण क्या होता है। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाए, अब देखिए अलग से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसको रखा जाता है, ये द्विध्रुव को रखेंगे, नेगेटिव प्लस और माइनस को रखेंगे और तो उस पर क्या बल लगेगा किसी भी क्षेत्र पर। तो देखिए ये है इसका एक्सिस, मान लीजिए एंगल थीटा, तो उस पर कितना टार्क लगेगा, इस पर कितना बल लगेगा घुमाने के लिए, इसको इसी दिशा में घुमाने के लिए कितना बल लगेगा। टार्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, थीटा द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच का, देखिए विद्युत द्विध्रुव ई वैद्युत क्षेत्र और ये इसके बीच का ये कोण है थीटा, तो ये थीटा है। तो ये फार्मूला याद रखें। तो फिर से आप इसको समझ लीजिए, समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आघूर्ण लगता है, मतलब अगर कोई वैद्युत क्षेत्र एक समान रूप से ऐसे लगा हुआ है और इसमें अगर हम कोई भी वो लाते हैं, द्विध्रुव लाते हैं जो कि थीटा कोण पर, तो क्या होगा, इस पर एक बल लगेगा, जो बल लग करके इसको उसी दिशा में वापस इसी दिशा में लाने की कोशिश करेगा। तो वो जो बल लगेगा या टार्क लगेगा उसका मान क्या होगा, टार्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। आघूर्ण क्या होगा, टार्क इज इक्वल टू पी जो है द्विध्रुव आघूर्ण आपको बताए थे, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और थीटा क्या होता है, द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच का कोण कहलाता है। चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब आपको लास्ट में आपको कुछ 80 टिप्स दे देते हैं, जैसे कि आप अच्छे नंबर पा सकें किसी भी कंपटीशन में और किसी भी। तो टिप्स में देखिए, सबसे पहली चीज़ है, कोई भी लड़का जो है, कोई भी स्टूडेंट रात दिन पढ़ता है लेकिन नंबर अच्छा नहीं पाता है। तो फिजिक्स में अच्छे नंबर पाने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको सारे फार्मूले याद रखने चाहिए और उसके बाद थ्योरी समझ में आनी चाहिए। देखिए, जब तक आप फिजिक्स को समझेंगे नहीं, उसकी थ्योरी को नहीं समझेंगे, तब तक आप फिजिक्स कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो में हम आपको सबसे पहले हम आपको उसकी थ्योरी अच्छी तरह से समझाते हैं और उसके बाद आपको उससे न्यूमेरिकल कराते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर की या इस जो अभी हमने डिस्कस किया उसकी क्या क्या मुख्य बातें थी जो कि आपको याद रखना है। हमेशा जो है बल रेखाएं जो होती हैं वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती हैं। द्विध्रुव में जो दूरियां होती, जैसे हमने अभी 2a लिया था, ये बहुत कम होनी चाहिए, ये सब बातें याद रखिए। और आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है या 2l होता है। और टार्क क्या होता है, घुमाने वाला बल, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम किसी भी द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस पर एक बल लगता है, और कौन सा बल होता है, वो घुमाने वाला बल होता है। तो देखिए, एक तो ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज से बल रेखाएं निकलती हैं और नेगेटिव पर जाकर के खत्म होती हैं। और द्विध्रुव में दोनों आवेश प्लस और माइनस बराबर होते हैं और बहुत ही कम थोड़ी दूरी पर रहते हैं। आघूर्ण इसका क्या होता है, दोनों आवेशों का परिमाण Q इंटू दूरी, दोनों के बीच की दूरी, जिसको हम लोग 2a से दिखाते हैं या 2l से दिखाते हैं। अगर इसी भी द्विध्रुव को हम किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब बदलता हुआ नहीं, एक समान शब्द, ये देखिए याद रखिए, साइंस में शब्द का बहुत महत्व हो रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी भी द्विध्रुव को रखेंगे तो एक इस पर बल लगेगा, वो बल हमेशा उस द्विध्रुव को घुमा करके उसके अक्ष में, वैद्युत क्षेत्र की जिस दिशा में है उसमें घुमा करके लाने की कोशिश करेगा, और वो बल होगा, उसका मान होगा पी ई साइन थीटा। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें इसमें याद रखना होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे
इसके लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट लिखिए, जिससे कि हम आपके आपके जो परेशानियां उसे दूर करते रहें, क्योंकि हम हमेशा वीडियो फिजिक्स से अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं। और जो कि आपसे पहले ही बता दिए कि किसी भी कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे हों, चाहे बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हों, चाहे सीबीएसई आईसीएसई जो भी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हों, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। और कभी भी हमारा वीडियो बीच में क्विट मत करिएगा। क्विट करने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ आधी अधूरे ज्ञान बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, आपका समय की बर्बादी होती है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अपने जो विचार हैं या कमेंट हैं उसको ज़रूर लिखिए। हम इसका लिंक भी दे देंगे, और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसका तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉल करके आप पीडीएफ भी व्हाट्सएप पर हम आपको दे देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।